नमस्कार, न्यूज इंडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। हमारी सहयोगी सुचित्रा हमारे साथ है और आज हम जानेंगे एनडीए की चुनावी रणनीति क्या है, क्योंकि सुचित्रा जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं बिहार में इस समय डबल फेस्टिवल देखने को मिल रहा है। एक और लोकतंत्र का महापर्व यानी कि बिहार में विधानसभा चुनाव और दूसरी ओर छठ महापर्व की शुरुआत आज से हो चुकी है। और अगर हम बात कर ले, महागठबंधन लगातार एनडीए में ये निशाना साध रहा है कि हमने तो अपना मुख्यमंत्री चेहरा बता दिया। तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे होंगे, लेकिन एनडीए में अभी भी मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है ये साफ नहीं हो पाया है। बिल्कुल। सबसे पहले तो दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। और छठ महापर्व की क्योंकि शुरुआत हो चुकी है तो आप लोगों को सभी को शुभकामनाएं, और जितने भी बिहार वासी हैं उनको खास तौर पर इस बात की शुभकामनाएं, क्योंकि अब दो महापर्व हैं, एक छठ महापर्व और उसके बाद लोकतंत्र का महापर्व। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एनडीए की रणनीति क्या होगी, देखिए अब चुनावी माहौल निशा सामने आ गया है तो वार पलटवार तेज हो गया है, प्रचार तेज हो गया है और अब प्रधानमंत्री खुद भी मैदान में उतर चुके हैं। समस्तीपुर से उन्होंने हुंकार भर दी है। लेकिन अब समझना इसको इस प्रकार से होगा, जितने भी बिहार वासी हैं। अब देखिए बिहार यूपी में क्या है ना कि वोट देने से पहले आजकल के युवा जरूर विकास का मुद्दा रखते हैं, रोजगार का मुद्दा रखते हैं, लेकिन बिहार वासियों के लिए, यूपी वासियों के लिए जरूरी है कि हमारी जात का कौन है। बिल्कुल, सबसे पहले वो यही देखते हैं कि अगर कोई मिश्रा के अगर कोई ऐसे इलाके की आबादी है जहां पर मिश्रा है तो वो ये ढूंढते हैं कि कहीं हमारा कैंडिडेट ब्राह्मण ही होना चाहिए। अगर ब्राह्मण से कोई हटके है तो फिर वो कोई दूसरा, उनके लिए पार्टी कम और जाति ज्यादा मैटर रखती है। बिल्कुल। लेकिन आजकल के टाइम पे जहां पर हम भारत को युवाओं का देश कहते हैं, बिहार में भी युवा सबसे ज्यादा है। और अब इस बार का चुनाव अगर हम कहें तो बिहार का इसलिए भी दिलचस्प हो रहा है क्योंकि एनडीए ने जिस तरीके से अपनी रणनीति तैयार की थी तमाम चीजों को लेकर, और बार बार वो महागठबंधन को घेर रहा था, लेकिन महागठबंधन जब वापसी करता है तो धमाकेदार वापसी करता है। बिल्कुल। और वापसी करने के बाद सबसे पहले सवाल दाग देता है, तेजस्वी यादव ने सवाल दाग दिए कि हमने तो मुख्यमंत्री चेहरा फाइनल कर दिया, आपने क्यों नहीं किया, आखिर क्या उसके बीच में माजरा चल रहा है। तो अब अमित शाह को हम सब ने सुना, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री क्या नीतीश कुमार ही होंगे, इस बात पर संशय बरकरार है। बिल्कुल। अब लगातार देखिए विपक्ष एनडीए को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बीजेपी की अगर हम खास तौर पर बात करें एनडीए की, तो देखिए क्या होता है ना निशा, जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के दौरान अलग अलग पार्टियां एक सर्वेक्षण करवाती हैं। बिल्कुल। और तमाम सर्वेक्षण में कि किस बूथ पे कितने वोट मिले, किस बूथ पे किस पार्टी को, किस महिला कैंडिडेट को, किस पुरुष कैंडिडेट को वोट मिले, ये एक सर्वे के तहत सब कुछ सर्वे करवाया जाता है। इसमें एक और सर्वे आता है, जातिगत सर्वेक्षण जिसको कहते हैं। इसमें यह पता चलता है कि आखिर पूरे बिहार में या उस पूरे राज्य में कौन सी जाति के कितने लोग निवास करते हैं। अब देखिए आरजेडी की अगर हम बात करें, कांग्रेस की बात करें तो वो एमवाई समीकरण पे भी काम कर रही है। समाजवादी पार्टी यूपी में पीडीए समीकरण को लेकर काम करती है। एमवाई समीकरण क्या है? मुस्लिम और यादव समीकरण। अब देखिए ये बात तो जनता भी जानती है कि पूरे देश में अगर हम बात करें तो 20% मुस्लिम आबादी है, बाकी की आबादी हिंदुओं की है। अब ऐसा ही कुछ बिहार में है। तो जब एनडीए ने एक जातिगत सर्वेक्षण करवाया, उसके अनुसार इस रिपोर्ट में क्या क्या आया है मैं दर्शकों को जल्दी से बता देती हूँ। इसके तहत ही भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति है। अब देखिए हाल ही में ये जो जातिगत सर्वेक्षण हुआ है, इसके अनुसार ईबीसी यानी कि अति पिछड़ा वर्ग का जो हिस्सेदारी है वो है 36% की। अब 36% में कौन कौन आता है? इसमें नाई आते हैं, इसमें तेली आते हैं, इसमें साहनी आते हैं। मुकेश साहनी आपको याद होगा, जो अभी महागठबंधन के डिप्टी सीएम के उम्मीदवार बने हुए हैं। साहनी आते हैं, इसमें केवट आते हैं, मल्ला आते हैं, नूनिया आते हैं, चंद्रवंशी आते हैं। तो ऐसे करके ना क्या होता है कि जिनका अति पिछड़ा वर्ग सब मिला के कुल मिलाकर हिस्सेदारी हो जाती है 63% की। और इसी को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एक बार नोट कीजिएगा दर्शकों आप भी, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी सभा की हुंकार समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम से की। कर्पूरी ग्राम वो ग्राम है जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का गांव है। बिल्कुल। और हर बार बीजेपी ने उनको सम्मान देने की कोशिश की है। उनके मरणोपरांत उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बिल्कुल। और अब वहां से चुनावी सभा की शुरुआत करना, कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देना बीजेपी के लिए बहुत आगे फायदा पहुंचाने वाला है। हालांकि देखिए रिजल्ट क्या होगा वो तो 14 को साफ होगा, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी अपनी रणनीति पर लगातार काम कर रही है और उसी रणनीति के तहत, क्योंकि हमने हमेशा देखा है बीजेपी अपनी अलग ही रणनीति पर काम करती है। कितने भी राजनीतिक धुरंधर वहां पर बैठ जाएं और आकलन कर दे कि बीजेपी इस रास्ते पर आगे बढ़ेगी, बीजेपी ने जो रोड मैप तैयार किया उस पर आगे बढ़ेगी, पर आप देखिएगा बीजेपी जाते जाते आगे से कहीं से यू टर्न ले लेगी, कहीं से लेफ्ट या राइट टर्न ले लेगी, जहां पे जितने भी राजनीतिक धुरंधर अपना अनुमान लगाते हैं वो फेल हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब बीजेपी के जितने भी एडवाइजर्स हैं, जितने भी एनडीए के इस वक्त एडवाइजर्स हैं जो बिहार में पूरी रणनीति तैयार कर रहे हैं, एक
सोची समझी आकलन की हुई वो रणनीति है जो कर्पूरी ग्राम से शुरुआत होती है। अब इसके बीच में आप देखिए मुख्यमंत्री योगी की अलग ही लोकप्रियता है। उनकी लोकप्रियता तो नेपाल में भी हमने देखी, जब खूब प्रदर्शन हुआ था, युवाओं ने प्रदर्शन किया था। बिहार में भी सेम है। इसी को देखते हुए देखिए बीजेपी ने योगी को तुरंत ही चुनावी मैदान में उतार दिया। उन्होंने हुंकार भरा, स्टार प्रचारक के तौर पर वो उतरे। सीएम धामी जिन्होंने अपने राज्य में सबसे पहले यूसीसी लागू किया, सशक्त भू कानून बनाया, और सबसे ज्यादा उसमें चर्चित रहा है ऑपरेशन कालनेमी, जिसके तहत फर्जी बाबाओं को पकड़ा गया, जिसमें बलात्कार तक के आरोपी शामिल थे। तो ये कुछ फैसले जो बीजेपी के अन्य राज्यों में जो सरकार है वो लोग ले रहे हैं, ये काफी बीजेपी को फायदा पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। और एक चीज मैं दर्शकों को जो बिहार से हमें सुन रहे होंगे वो भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि जिस तरीके से आरजेडी अपनी रणनीति पर काम कर रही है, और बीते दिनों तेजस्वी यादव ने कहा कि हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब देखिए जनता बेवकूफ नहीं रही है निशा, जनता को पता है कि जो खुद भ्रष्टाचार के केस में जमानत पर हैं वो किस तरीके से जन कल्याण की बात कर रहे हैं। और ये बात प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में उठाई कि आप जो हम कहते हैं ना कि जो काम हम लोगों को वही सीख दे सकते हैं जो हम फॉलो कर रहे हो। बिल्कुल, आपका पूरा परिवार अगर भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर है तो आप जनता को किस आधार पर ये बात कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के मन में कई सवाल हैं। अब सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि जो काम 10-12 दिन पहले हो जाना चाहिए था, यानी कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री फेस बताना 10-12 दिन पहले हो सकता था, उसमें इतना समय क्यों लगा? अगर सारी चीजें ठीक थी तो यानी कि महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं है। महागठबंधन में लगातार सीटों को लेकर और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर खींचतान तो देखने को मिल रही थी। और यहाँ पर अभी जिस तरीके से अभी ये भी खबर सामने आई कि 28 अक्टूबर को महागठबंधन अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, और यहाँ पर तेजस्वी यादव ने बड़ा दांव खेला। यहाँ पे आधी आबादी को साधने की पूरी कोशिश तेजस्वी यादव ने किया है। हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे सुचित्रा, 2020 विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो हर मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहते हुए नजर आए थे कि नीतीश कुमार की अगुवाई में इस बार सरकार आएगी, लेकिन इस बार कहीं भी नीतीश कुमार का नाम सामने नहीं आ रहा। ये भी सवाल अब जनता के मन में खड़ा हो रहा है। देखिए रही बात सीएम की, तो मैं जितना राजनीति को बिहार की समझ पाई हूँ, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को इस बार सीएम पद नहीं दिया जाएगा, किसी युवा को उतारा जाएगा। क्योंकि देखिए जिस तरीके से नेपाल में जेनजी का प्रदर्शन हुआ, मैं ये नहीं कहती, क्योंकि भारत के युवा काफी समझदार हैं, वो इस सब तरीके से नहीं जाएंगे, ना वो सरकारी जो प्रॉपर्टीज है उनको क्षति पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो इस तरफ भी हम इसको नहीं ले जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए आजकल रोजगार की अगर हम बात करें, विकास की बात करें, क्योंकि हर जो राज्य है वो लगभग मेट्रो सिटी बन गया, पटना में भी अब मेट्रो की सौगात मिल चुकी है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो बिहार के युवा पढ़ाई के लिए, काम के लिए जो बाहर की ओर रुख कर रहे हैं, अन्य राज्यों की ओर जा रहे हैं, उनका कहना है कि हम बिहार छोड़कर नहीं जाना चाहते, क्योंकि एक सांस्कृतिक जो है ना उनका जुड़ाव, महत्व एक अलग होता है। तो इस लिहाज से भी अगर हम देखें तो जितना मैं समझ पा रही हूँ, इस बार नीतीश को सीएम पद नहीं दिया जा सकता है, इसकी जगह किसी युवा को जरूर उतारा जा सकता है। और जिन नामों को लेकर खूब चर्चा हो रही है, जिसमें सम्राट चौधरी भी शामिल है, जिसमें चिराग पासवान भी शामिल है, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ जिन नामों की चर्चा इस वक्त मीडिया में चल रही है, उन नामों से हटकर एक ऐसा चेहरा सामने आएगा मुख्यमंत्री पद के लिए जिसकी चर्चा, जिसकी कल्पना फिलहाल किसी ने नहीं की होगी। और बीजेपी इसी रणनीति पर काम कर रही है। इसलिए भी आपने देखा होगा सीट बंटवारे में जेडीयू भी 101 सीट पर चुनाव लड़ रही है और बीजेपी भी 101 सीट पर चुनाव लड़ रही है। ये इसलिए है क्योंकि बीजेपी अगर ज्यादा सीटों के साथ मैदान में आती है तो बीजेपी डोमिनेट करेगी और बीजेपी अपना सीएम बिहार में उतारने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हम अक्सर देखते हैं कि जेडीयू हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहता है, लेकिन इस बार बीजेपी और जेडीयू दोनों भाई भाई हैं, 101 और 101 सीटों पर चुनाव लड़े। हालांकि अब जनता तय करेगी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा।